नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं, एक छोटे से गुजराती गांव से एक चाय वाले का बेटा आज दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। ये कहानी है देश के प्रधानमंत्री की, जिन्होंने अपनी जो अमिट छाप है वो सिर्फ छोड़ी नहीं, बल्कि संघर्षों को चुनौती भी दी और यहाँ तक कि भारतीय राजनीति और वैश्विक मंचों पे एक अपना अमिट छाप छोड़ दिया और भारत का नाम ऊपर कर दिया। एक साधारण से परिवार आने के बावजूद भी मोदी ने अपने सपनों को कैसे साकार किया और आज उन्हें दुनिया भर में किस प्रकार से पहचाना जाता है और उन्हें कैसे देखा जाता है, आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन के जो कुछ प्रेरणादायक और ऐतिहासिक पहलू हैं, जो हमें ये सिखा सकते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों किसी के, तो कोई भी कठिनाई, कोई भी चुनौती कठिन नहीं है, उसे पार किया जा सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे जीवन काल में सिद्ध किया है और हमें करके दिखाया है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस विशेष एपिसोड में, जहां पर हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं, भारतीय राजनीति के चरित्र की बात करते हैं, भारतीय राजनीति में निहित व्यक्तियों की बात करते हैं और ये हमारा व्यक्ति विशेष पर पहला एपिसोड है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं भारत के महानतम नेताओं में से एक, उनके तथ्य और उनके विचारों से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। तो सबसे पहले हम उनके बचपन की बात करते हैं। हम इसको कई खंडों में बात करेंगे, एक खंड में बात करना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए हम उनके बचपन की बात करते हैं, हम उनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, हम आपातकाल के दौरान उनके कार्यों को समझने की कोशिश करेंगे, हम आरएसएस में उनके जुड़ाव की बात करेंगे, वो आरएसएस की विचारधारा से कैसे और कब प्रभावित हुए, हम इस पर चर्चा करेंगे। उनके दोस्त, उनके जो गुरुजन थे, उनके बारे में उनकी क्या राय थी, वो अपने प्रारंभिक करियर में किस तरीके के छात्र थे, हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ जोड़ते हैं। जो नरेंद्र मोदी का जीवन है, एक साधारण लड़के से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और व्यक्ति बनने में से एक की है। जो नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, ये 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में हुआ था और उनका जो परिवार था बहुत अमीर नहीं था, एक मध्यम वर्गीय परिवार था। तेली, जिसे घांगी समुदाय कहते थे, वो ये नरेंद्र मोदी इस समुदाय से आते हैं। उनके जो पिताजी का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी, जो कि रेलवे स्टेशन पर ही चाय बेचने का काम करते थे, और जो उनकी माँ हीराबेन थी वो एक गृहिणी थी। मोदी का बचपन भी किसी कठिनाई से कम नहीं था और संघर्षों और चुनौतियों के साथ ही इन्होंने अपने बचपन की और अपने जीवन की शुरुआत की। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ में नरेंद्र मोदी को परिवार के कार्यों में हाथ भी बटाना पड़ता था। अपने पिताजी के साथ ये वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का भी कार्य करते थे और कुछ समय पश्चात ये अपने भाई के साथ वडनगर बस स्टैंड पे चाय बेचने का कार्य। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के तीसरे संतान थे। जो नरेंद्र मोदी से दो बड़े भाई थे, सोमा मोदी और अमृत मोदी। सोमा मोदी एक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे और जो अमृत मोदी थे वो मशीन ऑपरेटर थे। और यहीं इनके जो दो छोटे इनसे भाई थे, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी, उनमें प्रहलाद मोदी एक दुकान में कार्यरत थे, जबकि पंकज मोदी गांधीनगर में ही सूचना विभाग में क्लर्क थे। मोदी जी ने राष्ट्रीय यात्रा की नींव बहुत ही संघर्षता पूर्वक रखी थी। मात्र 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़कर उन्होंने राष्ट्र की सेवा में और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था।
आइए हम अब इनके प्रारंभिक शिक्षा पर बात करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न कैसे? जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो वडनगर में ही हुई थी। वहां पे एक स्थानीय सरकारी स्कूल था जिसका नाम भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल था। इनका जो स्कूल था वो वडनगर रेलवे स्टेशन के पास में ही था और वो सरकारी हिंदी माध्यम विद्यालय था। लेकिन वहां पर गुजराती और हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाई होती थी और दोनों भाषाओं में भी पढ़ाई होती थी। इस स्कूल में अक्सर नरेंद्र मोदी को नर या नरेंद्र से भी कहा जाता था या पुकारा जाता था। जो इनका औसत था विद्यालय में, इनकी जो पढ़ाई का प्रदर्शन था, ये बहुत ही औसत छात्र थे, लेकिन ये बहुत ही जिज्ञासु हुआ करते थे और बहुत ही मेहनती थे। इनका जो पढ़ाई में रुचि था, इनका जो विषयों में लगाव था, वो इतिहास को लेकर था, राजनीति को लेकर था, साहित्य को लेकर था। ये गणित और विज्ञान में उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन भाषाई शिक्षा और सामाजिक विषयों में जो इनकी रुचि थी, ये उसको लेके बहुत ही आगे बढ़ते थे। स्कूल में जो वाद विवाद होते थे, जो नाटक होते थे, जो भाषण प्रतियोगिताएं होते थे, ये अक्सर उसमें पार्टिसिपेट करते थे और हिस्सा लेते थे। इसी कारणों की वजह से इनके अपने जो सहपाठी थे और दोस्त थे, इनको साहसी और नेतृत्व क्षमता वाले छात्र की तौर पे दिखते थे। शिक्षकों ने नरेंद्र मोदी के बारे में तो बहुत ही बातें बताई हैं। इनके जो गुरु थे सोमा भाई पटेल, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी के नेतृत्व वाली क्षमता इनके बचपन से ही मौजूद थी और ये बहुत ही अनुशासित छात्र हुआ करते थे और समय के पाबंद और मेहनती भी थे। एक शिक्षक ने तो यहाँ तक बताया कि नरेंद्र मोदी जब कक्षा में बैठते थे तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक बातें सुनते थे और फिर सबसे अलग तरीके से उस विषय पर अपना तर्क रखते थे, अपनी राय रखते थे, अपना व्यक्त भावना करते थे। और ये स्कूल में जितनी भी नाटकीय प्रस्तुतियां होती थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, ये हर में उसमें भाग लेते थे, हिस्सा लेते थे। अपने उम्र में अपने सहपाठियों के बीच सबसे अच्छे वक्ता माने जाते थे। इन्हें यहाँ तक की उपाधि मिल गई थी, एक नाटक के बाद रणछोड़ दास भी इनको लोग कहते थे, जो इनकी ख्याति का चर्चा का विषय बन गया था। ये बचपन में प्राय कबड्डी खेला करते थे, ये खो खो खेलना पसंद करते थे, ये दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद करते थे और अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित हमेशा करते थे कि आप भी खेलिए। इनका जो योग और प्राणायाम में आज की रुचि है, ये आज की रुचि नहीं है, ये इनके बाल्य अवस्था से ही इनके अंदर निहित थी। इन्होंने यहाँ तक कि बाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना कर दी थी अपने बचपन काल में, जो छोटे मोटे समस्याओं को समाज से दूर करता था और गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता था। और इसी के साथ में 8 वर्ष की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों से प्रभावित भी होने लगे थे और शामिल होने की इच्छा भी उसमें रखते थे। फिर जो इनकी माध्यमिक शिक्षा हुई, जो इनकी 10वीं की शिक्षा हुई, ये वडनगर में ही हुई और ये 10 की परीक्षा उत्तीर्ण किए। इस दौरान स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे लोग महान नेताओं की जीवनियां इन्होंने पढ़ी और इसी वजह से यही कारण था कि इनकी जो विचारधारा थी उस तरीके से प्रभावित हुई। और 10वीं पास करते ही नरेंद्र मोदी ने फिर अपना घर भी त्याग दिया था और घर त्यागते ही इन्होंने अपने भाइयों के साथ रिश्ता भी खत्म करना शुरू कर दिया था, जो कि राजनीति में आने के पश्चात बिल्कुल समाप्त हो चुका था। हालांकि इनकी अपनी माताजी से लगाव उनकी मृत्यु तक था और उनकी मृत्यु के पश्चात ये वहां पर गए थे, लेकिन बाकी परिवार के सदस्यों से इनका जुड़ाव खत्म हो गया था और लगभग ये 2 साल की यात्रा तक भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे और हिमालय के साधुओं के साथ भी समय व्यतीत किया और फिर कई वर्षों के बाद घूमने के बाद ये फिर गुजरात वापस लौटे। ये आध्यात्म की दुनिया में भी प्रवेश किए। इन्होंने बहुत समय तक आध्यात्मिक गुरुओं के साथ भी समय बिताया। इन्होंने अपने जीवन के कुछ मूल्य क्षण जो थे, कुछ जो मूल्य समय थे, इन्होंने गुरुओं की दीक्षा में बिताई
उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। फिर जो इनकी उच्च शिक्षा हुई वो 1978 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से इन्होंने बीए की डिग्री ली थी। और इसके बाद 1983 का वो दौर था जब गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री ली। और फिर इसी दौरान ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने लग गए थे। और शिक्षा का नरेंद्र मोदी के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत ही आधुनिक सोच वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जो आज हमें दिखता है वो आज उस शिक्षा से ही प्रेरित है। एक तो उनमें जो नेतृत्व कौशल का विकास हुआ था वो उस स्कूली शिक्षा में जो उस दौरान उनके मस्तिष्क में और उनके दिल में से उभरा था वो उसी का प्रमाण है। और साहस और आत्मनिर्भरता भी इसी का गवाह है, सबूत है। और शुद्ध विचारधारा से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जब उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी थी उस दौरान वो उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डाले थे। और इसी से राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना की सोच भी प्रेरित हुई थी। और ये उनके स्कूलों दिनों की ही देन है। और यही से वो दौर शुरू होता है जब वो राजनीतिक विचारधारा में सक्रिय होने लगे थे और स्कूल में ही इतिहास और राजनीति में गहरी रुचि रखने लग गए थे। और अपनी राजनीतिक जीवन की नींव वहीं से उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। जो नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा थी वो बहुत ही प्रभावशाली भले ही नहीं रही हो, बहुत ही सामान्य रही हो, लेकिन जो उन्होंने साधारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की और अनुशासन, मेहनत और नेतृत्व क्षमता जो उन्होंने अपने बचपन में दिखाई थी, जो उन्होंने नाटकों में भागीदारी की, जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में शामिल हुए, जो सेवा भावना उनके बचपन से उनके हृदय में थी, अध्यापकों से मिली सीख जो उनके मस्तिष्क में थी, आज नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उन्हीं सब की देन है। और जो आज की भारत की राह को विकसित बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी ये शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हुआ करती थी, बल्कि जीवन के संघर्षों और अनुभवों से भी उन्होंने बहुत ज्ञान लिया था, सीख लिया था। और भारत के प्रधानमंत्री बनने तक में उनको ये दिशा निर्देश से प्रेरित हुए। वो 1958 का वो दौर था जब दीपावली के अवसर पर नरेंद्र मोदी की मुलाकात आरएसएस के ही पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण दास ईमानदार से हुई, जिन्हें हम वकील साहब के नाम से भी जानते हैं। और वकील साहब ने ही जो लक्ष्मण दास ईमानदार हैं नरेंद्र मोदी से बाल स्वयंसेवक संघ की शपथ दिलाई थी, जिससे उनका आरएसएस में औपचारिक जुड़ाव शुरू हो गया था। और किशोरावस्था में आते आते नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के कार्यक्रमों में अपने सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी और जारी हो गए थे वो अपने कार्य को लेके। और 1971 में 21 वर्ष की ही आयु में वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए, सदस्य बन गए। और इसी भूमिका को देखते हुए उन्होंने संगठन के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण कार्य किए और संघ के विचारों को देश के एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी का जो प्रारंभिक जीवन है, जो परिवार है, वो 1950 से लेके 1970 तक के दौर में चलता है। इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हमने नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक शिक्षा की बात कर ली, हमने नरेंद्र मोदी के आरएसएस में जुड़ने की बात कर ली। अब हम बात करते हैं राजनीति में नरेंद्र मोदी का कैसे एंट्री हुआ। पहली बार राजनीति में नरेंद्र मोदी कैसे प्रवेश किए। 1970 का वो दशक हुआ करता था, वो दौर हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक अस्थायी सदस्य के तौर पे होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी में भी एक सक्रिय भूमिका निभाने लग गए थे। हालांकि वह अब भी आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में ही कार्य कर रहे थे, फिर भी उनकी जो रुझान थी, उनकी जो नीति थी, उनकी जो सोच थी, वो राजनीति की तरफ बढ़ने लग गई थी। वो अपना रास्ता चुनने लग गए थे, तय करने लग गए थे। और आपातकाल के समय का ही वो दौर था जो 1975 से लेके 1977 के बीच चला। वही वो दौर था जब उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और ये उनकी राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था।
मोदी की आपातकाल में जो भूमिका है, जो 75 से लेकर 77 तक चला, जो 25 जून 1975 को तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रहा, 1977 तक लागू रहा। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी और इसका सिर्फ इतना सा ही कारण था कि देश में विपक्ष के रूप में विपक्षी नेताओं का उदय बहुत तेज हो रहा था, उनका दबाव बहुत तेज बढ़ रहा था। आंतरिक सुरक्षा की चिंताएं अपने एक प्रकार से और सोच ले रही थी। आंतरिक सुरक्षाओं की चिंताएं एक तरीके से और थी और उस समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां जो भी थी इंदिरा गांधी के सामने, उस वजह से आपातकाल की घोषणा की गई थी। और आपातकाल के घोषणा के दौरान भारत के नागरिक स्वतंत्रताओं और कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे भारत के नागरिकों पे, और प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंसी है, वो छीन ली गई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जितने भी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन होने थे, कर रहे थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको तुरंत अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी जो राजनीतिक यात्रा थी वो यहीं से शुरू की थी और इस समय के दौरान वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से भागीदार थे, कार्य कर रहे थे। और उनके अनुसार उन्होंने कई जिलों का दौरा किया था और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया था और बहुत कार्य किए थे ताकि लोग इंदिरा गांधी के ये जो तानाशाही रवैया था उसके खिलाफ खड़े हो सके और लड़ सके। उनका कहना था, उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली थी और उन्होंने सिख का वेश धर लिया था ताकि पुलिस और प्रशासन उनको पकड़ ना सके, सुरक्षा एजेंसियों से वो दूर रह सके। मोदी का तो यह भी दावा है कि उन्होंने आपातकाल के दौरान कई जगह की यात्राओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिले, नेताओं से मिले और लोकतंत्र और नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कई कार्य किए। नरेंद्र मोदी के तो अनुसार उनका यह भी दावा है कि उनका ये कार्य केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं था बल्कि एक प्रकार का सामूहिक संघर्ष था, जिन्होंने उस समय के विपक्षी दलों और लोकतंत्र समर्थक गुटों जो थे उनको एकजुट करने का प्रयास किया था। और इसी इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान वो साहित्य का वितरण भी कर रहे थे और संघ के संदेशों का प्रचार भी कर रहे थे। आपातकाल के तो दौरान जब भारतीय सरकार ने स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी तो संघ और अन्य जो संगठन थे वो गुप्त रूप से साहित्य का वितरण शुरू कर दिए थे। ये जो साहित्य थे इसमें जो तानाशाही शासन के खिलाफ संदेश होते थे, इसका उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना था कि भारत के नागरिकों को जागरूक किया जाए और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष को प्रस्तावित कर दिया जाए और उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी जाए, एक लड़ाई लड़ी जाए। नरेंद्र मोदी तो उस समय संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे जिन्होंने इन सारी गतिविधियों में भाग लिया था। उनकी भूमिका तो इस साहित्य के वितरण में थी ताकि सरकारी सेंसरशिप से बच जाएं और वो उसको छिपाकर वितरित करते थे। ये जो साहित्य थे ये आरएसएस के विचारधारा और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के जो ऐतिहासिक संदर्भ थे उनके मूल्यों का प्रचार प्रसार करना था और इन सारे कार्यों के लिए उन्होंने कठिन मेहनत की ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लोकतांत्रिक संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान पहुंच सके और इसी दौरान वो विरोध प्रदर्शन में भी भागीदार हो रहे थे। आपातकाल के तो दौरान विभिन्न राजनीतिक और जो सामूहिक संगठन हुआ करते थे उन्होंने विरोध आयोजित प्रदर्शन शुरू कर दिए थे जो कि सरकार और उनकी नीतियों और उनकी तानाशाही के खिलाफ था। मोदी ने इन सारे प्रदर्शनों में भाग लिया था जो प्रायः गुप्त रूप से संचालित होते थे और किसी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे हस्तांतरित होते रहते थे। विरोध प्रदर्शनों में तो मोदी ने प्रदर्शनकारियों को एकत्रित करने के लिए और जुटाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और सरकार के
विरोध में उनको कार्यों को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये प्रदर्शन आमतौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही होते थे, लेकिन कभी कभार इन पर पुलिस की ओर से बल भी प्रयोग किया जाता था। मोदी की भूमिका इन प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने से लेकर संदेश को फैलाने और अधिक से अधिक इस प्रदर्शन में जुड़े इस पर था। उनका बल इस पर था। और वेशभूषा को परिवर्तित करना भी उनके एक चरण का हिस्सा था। मोदी ने तो आपातकाल के दौरान अपनी पहचान छिपा ली थी और उस समय वो सिख भेष में यहाँ से वहाँ घूमते थे। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति भी थी, क्योंकि उस आपातकाल के दौरान संघ के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था और संघ के नेताओं को सुरक्षित रखना एक प्रमुख जिम्मेदारी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ ही संघ के भीतर मोदी की नेतृत्व और मोदी के कार्य की क्या भूमिका थी। हालांकि उस समय तक नरेंद्र मोदी संघ के बहुत ही प्रमुख नेता नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने संघ के भीतर ही रह के अपना कार्य किया था और प्रभावशाली छवि भी बना ली थी। उन्होंने संगठन को एकजुट करने और नेताओं को निर्देश देने और विभिन्न कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए अपना संगठन तैयार किया, अपना कार्य किया। संघ ने इस लोकतांत्रिक संघर्ष के रूप में कार्य किया और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनी शक्ति का भी उपयोग किया था। और इसी दौरान जब हम आगे बढ़ते हैं, वो 1970 से लेके 1980 का दशक था, जब मोदी का राजनीतिक विकास हुआ, मोदी का कद बढ़ा। पहले तो राजनीतिक यात्रा में ही उनकी बढ़ोतरी हो गई। वो 70 से 80 का दौर हुआ करता था, वो 70 से 80 का दशक था जब मोदी ने गुजरात में ही बीजेपी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। अब वो एक राजनीतिक छवि अपना धारण कर रहे, एक अपना खाका बाका तैयार कर रहे थे और धीरे धीरे पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति बना रहे थे। वो पार्टी एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरे और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने गुजरात में अपनी मजबूत स्थिति बनाई। एक आम नागरिक कार्यकर्ता से उठकर नेता बनने तक का सफर जो था वो 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब मोदी ने अपनी स्थानीय स्तर पर पार्टी को, संगठन को कार्य किया और वे एक संगठनात्मक क्षमता वाले नेता के रूप में उभरे। और ये विशेषता उनके पूरे राजनीतिक करियर में आप देख सकते हैं। उनकी ये छवि उनके पूरे राजनीतिक करियर में दिखती है हमको। पार्टी के कार्यों का विस्तार और उनका प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि आज बीजेपी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। और फिर हम जब उसके आगे बढ़ते हैं तो वो 1990 का दशक था, जब बीजेपी प्रमुख भूमिका में थी। नए भारत का निर्माण हो रहा था। 1990 का ही दशक था जब भाजपा और मोदी दोनों ही भारत में महत्वपूर्ण बदलावों को अंजाम दे रहे थे, महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा में कार्य कर रहे थे। मोदी ही थे जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का कार्य किया, प्रयास किया। और 1995 का वो समय था जब गुजरात इकाई का महासचिव उन्हें नियुक्त किया गया था। फिर 1990 का समय आता है, फिर वो पार्टी के प्रमुख प्रचारक बनते हैं और पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस दौरान उनके द्वारा संगठन को एकत्रित और सुसज्जित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए। फिर इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो 1990 के दशक में मोदी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और अंततः 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे थे। और ये मोदी के जीवन का बहुत ही बड़ा मोड़ था, जिसके बाद उनका राजनीतिक कद और उनका राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार बढ़ा कि वो एक आम नागरिक से होते हुए, एक चाय वाला होते हुए, एक गुजरात के छोटे से गांव से पैदा हुए आज देश के प्रधानमंत्री हो गए। जो नरेंद्र मोदी का जीवन काल है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उसमें बहुत ही कठिनाइयां रही हैं, उसमें बहुत ही समस्याएं रही हैं। उन्होंने बचपन से लेके राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत से समस्याओं को पार किया है। 1950 से लेके 1970 के बीच का वो समय था, वो याद करिए, जब वो जीवन के अपने प्रारंभिक चरण में थे।
उन्होंने आरएसएस से जुड़कर राजनीति की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। फिर इसी दौरान जो नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा थी, जिस पर हमने आपसे बात किया था कि चर्चा करेंगे, वो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है जिस पे हमको चर्चा करनी चाहिए, जिस पे हमको विचार करना चाहिए। 17 वर्ष की आयु में ही मोदी ने अपना घर त्याग दिया था और आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। और इसी समय भारत के विभिन्न आश्रमों में वो घूम रहे थे और विवेकानंद के कुछ आश्रमों में तो उनका समावेशी इतिहास मिलता है। यह जो यात्रा थी, यह जो पूरी यात्रा थी उनकी थी, उनके व्यक्तित्व और विचारों को बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ देने जा रही थी। जो नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें सबसे जो पहला मोड़ आता है जब वो 17 वर्ष की आयु में ही एक बालक के तौर पे अपना घर त्यागने का वचन लेते हैं, अपने घर त्यागने का निर्णय लेते हैं। तो उनके जिंदगी में ये बहुत बड़ा कदम था। वो उस समय बहुत ही छोटी आयु के थे जब जो जीवन के गहरी समझ को और उसके उत्तर को खोजने के लिए निकल गए थे। उनका ये जो कदम था वो अध्यात्म और मानसिक विकास की दिशा में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। फिर इसमें जो दूसरा चरण आता है, उनके भारत भ्रमण की शुरुआत है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपना घर त्याग दिया और घर त्यागने के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा शुरू की, इसी दौरान भारत में स्थित वे अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों पर गए, विभिन्न संतों से मिले, गुरुओं से मिले और उनके विचारों को सुना। ये उनके यात्रा का जो अनुभव था, जो जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा था, उन्हें उस बात का आभास उस समय नहीं था, क्योंकि उस दौरान भारतीय संस्कृति, दर्शन और योग के बारे में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आज के भविष्य के भारत में आज वो योगदान काम आ रहा है। फिर इसी दौरान स्वामी विवेकानंद के आश्रमों का दौरा भी उनका प्रमुख दौरा था। स्वामी विवेकानंद भारतीय संत, योगी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और योग की शिक्षा पे विशेष बल दिया था और फैलाया था इसे दूर दूर तक। मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख आश्रमों का, जिसमें रामकृष्ण मिशन बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का विचार उनके विचारों पे, उनके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने इस तरीके से आत्मनिर्भरता, सेवा और समाज की भलाइयों को, सिद्धांत को अपनाया। मोदी के अनुसार स्वामी विवेकानंद का दर्शन और उनकी शिक्षा और उनके जीवन की दिशा का आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फिर जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हिमालय की यात्रा और साधना जो उनकी है, वो उनके जीवन में एक बहुत ही प्रमुख मोड़ लेती है। नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान हिमालय क्षेत्रों में भी समय बिताया। यह क्षेत्र भारत में आध्यात्म और साधना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कई संतों ने अपनी ध्यान और साधना की और अपना समय बिताया है। मोदी ने तो यहाँ पर कुछ समय बिताने के लिए और साधना करने के लिए अपना पूरा लगा दिया था, और जिसके लिए उनके अंदर गहरी आत्मचिंतन और मानसिक शांति की उत्पत्ति हुई। उनका कहना है कि यह समय उनके जीवन का बहुत ही अनमोल समय था। ये अनुभव उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा था और ये एहसास उनके मानसिक स्तर को विकसित कर रहा था। फिर जब हम आगे देखते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षाएं और जो भारतीय संस्कृति है, नरेंद्र मोदी के जीवन में एक अलग स्थान रखती हैं। हम उनके पूरे जीवन काल को जब पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो आध्यात्म और धर्म से बहुत ही लगाव रखते हैं और बहुत ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इस दौरान, पूरे अपनी यात्रा के दौरान, मोदी ने जो भारतीय संस्कृति है, धर्म है, दर्शन है, इनके विभिन्न पहलुओं को समझा और उन्होंने भगवत गीता, मोदी ने उपनिषद और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। इनसे मिली जितनी भी शिक्षाएं और उनके ज्ञान था, उनको नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के पहलुओं में शामिल किया और ये उनका बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव उनके जीवन में आज भी प्रेरणादायक बना हुआ है और उनके सोचने और समझने और देखने का तरीका और नजरिया एक तरीके से बिल्कुल ही बदल दिया है। और फिर इसमें योग और ध्यान का भी उतना ही महत्व
पूर्ण योगदान है जितना कि बाकी सारी चीज़ों का। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान योग और ध्यान का भी अभ्यास बहुत ही गहनता से किया था और उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक ताकतों को मजबूत करने के लिए नियमित योग और प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया था। यह जो अभ्यास था उनके जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया था और आज भी वे अपनी इसे दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। उनका तो मानना यहाँ तक है कि योग ध्यान में जीवन में जो संतुलन आता है, जो शांति प्राप्त होती है, उसे हम कहीं और प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों रूप से एक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। फिर इसके बहुत से परिणाम भी नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए। एक तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास उनमें पनपा। नरेंद्र मोदी के जीवन में आध्यात्मिक विकास ने एक गहन छाप छोड़ी है। एक तरीके से उनके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। उनके जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ गया है और उन्होंने अपना लिया है और ये उनके कार्यों में हमें दिखता है। जब वो कुछ करते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं, तो ये वही शब्द हैं, ये वही कार्य हैं जो उनके द्वारा पिछले कई वर्षों में किए गए हैं। जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हैं, जो उनका आत्मविश्वास, धैर्य और जो सेवा की भावना थी, उनके राजनीतिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और फिर भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता भी तो वहीं से आया है। मोदी ने इस पूरी यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास किया है और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं जो भारतीय आत्मविश्वास और स्वयं के आंतरिक स्रोत को शक्ति प्रदान करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए इस पर आधारित है। उन्होंने उनके पूरे जीवन को निरंतर संघर्ष और आत्मनिर्भरता के गति के रूप में और उसी दिशा में के रूप में चलने का प्रयास नहीं किया गया है और प्रेरित नहीं, और जो उनके जीवन में निरंतर संघर्ष है और जो आत्मनिर्भरता है उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं किया है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सार्वजनिक जीवन में आध्यात्मिक प्रभाव पड़े हैं, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनको आत्मविश्वास से नहीं भर देता है। जब वो किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो उनको आगे की तरफ में ढकेलता है और ऐसे व्यक्ति में संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास की कमी आपको कैसे दिख सकती है। और यही छाप तो उनके राजनीतिक प्रभाव में भी पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने भारत भ्रमण के साथ उत्तर भारत में बहुत से स्थानों पे गए थे, जिनमें वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, ये हर जगह शामिल है। काशी के घाटों पर तो वो ध्यान किए हैं, उन्होंने साधना की है। काशी हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है और मोदी के पूरे जीवन में यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ पे वे बहुत से संतों और योगियों से मिले और काशी की यात्रा ने मोदी के जीवन में धर्म और भारतीय संस्कृति का एक गहरा छाप छोड़ दिया और यहीं से आध्यात्मिक जागरण और आत्मचिंतन उनके जीवन में जुड़ा। और फिर मथुरा की जब हम बात करते हैं तो भगवान कृष्ण की उपासक की पद्धति भी तो यहीं से पैदा हुई है और भगवान में आस्था रखना यही सब कारणों की वजह से नरेंद्र मोदी का बाकी नेताओं की तुलना में ज्यादा है। इसी दौरान वे राजस्थान में और बाबा रामदेव के आश्रम में भी भ्रमण किए और इसी के साथ में गुजरात के स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में भी रहे और साईं शिरडी बाबा भी गए और बोध गया बिहार का भी दर्शन किया इन्होंने और वहां पे बहुत सारा समय व्यतीत किया अपना और बहुत सारा समय दिया इन्होंने। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को सोचा, इन्होंने उस पर विचार किया, प्रतिबिंबित किया। साईं के शिरडी बाबा की यात्रा ने इनको सेवा और सद्भावना की ओर प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता और समाज की सेवा के सिद्धांतों पर आधारित किया। और राजस्थान में बाबा रामदेव के आश्रम में इन्होंने योग और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी सीखा और उसके बारे में जाना। इसी समय जब वो पूरा देश भ्रमण कर रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद, आचार्य धर्मेंद्र और स्वामी रामदेव, साईं बाबा शिरडी जैसे प्रमुख स्थानों पे मिले और प्रमुख संतों से मिले। स्वामी विवेकानंद से विचारों से नरेंद्र मोदी तो बहुत प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के विभिन्न आश्रमों का दौरा तक किया और उनके दर्शन को समझा।
स्वामी विवेकानंद के विचारों में जो भारतीय संस्कृति है, जो आत्मनिर्भरता है, जो समाज के प्रति समर्पण है, इसका सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है। और मोदी ने इसको अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के तौर पे स्वीकार कर लिया है। और वहीं पर हम देखते हैं कि आचार्य धर्मेंद्र से भी मुलाकात की है, जो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संत हैं और ध्यान के शिक्षक हैं। उन्होंने ध्यान और शिक्षा पर उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें प्रोत्साहित किया। तो साथियों, ये था नरेंद्र मोदी के जीवन का पहला हिस्सा, जिसपे मैंने अभी आपसे बात की। मैंने अभी उनके संघर्षों, उनके जीवन के कार्यों और उनके प्रेरणाओं पे बात की। इस अद्भुत यात्रा में अगले हिस्से के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको ले चलेंगे उनके राजनीतिक पूरे परिदृश्य में, उनके ऐतिहासिक कदमों और वैश्विक मंच पे उनकी अद्वितीय छाप की ओर। आप इस वीडियो को अगर पसंद किए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अगले वीडियो को मिस ना करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और गहराई और तर्क और चर्चा से जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के जीवन में और भी महत्वपूर्ण बातें क्या थी और क्या भूमिकाएं थी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस विशेष एपिसोड पर, जो हम अब इसको अगली चर्चा में शामिल करेंगे, नरेंद्र मोदी के जीवन के अगले अध्याय के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।